तो बच्चों अभी हम लोग अपने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको थ्योरी सारी पढ़ा दी है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सर पर्यावरण और परिस्थिति का जैविक घटक कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के दो तरह के घटक होते हैं, उनमें से एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, है ना। सर जैविक घटक कौन से होते हैं, तो क्या है ना, जैविक घटक का मतलब ये होता है आपका कि जो हम अब जैविक घटक में भी देखो तीन तरह के घटक आते हैं। एक होता है हमारा उपभोक्ता, एक होता है हमारा उत्पादक, इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। अब घटक, तो बच्चों जैविक घटक का मतलब होता है कि जो जीवित हो, सजीव हो, है ना, वो तुम्हारे जैविक घटक कहलाएंगे। अब मृदा हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, सर ये सारे के सारे हमारे जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक बताइए क्या आ जाएगा, सर वनस्पति आ जाएंगी। ये वनस्पति हमारी एक तरह की जैविक घटक होगी पर्यावरण की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूं कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, सर किसी भी वर्ड के आगे लॉजी लिखा हो तो उसका मतलब होगा अध्ययन करना। फिर मैंने जब कहा इकोलॉजी तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सजीव का अध्ययन, उसके पर्यावरण के साथ उसका संबंध कैसा है, मतलब किसी भी सजीव का पर्यावरण के साथ बनाए गए संबंध का अध्ययन करना, सर इसी को बताइए किस नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है इकोलॉजी। बोलो भाई। अब इकोलॉजी तो आपने समझ लिया कि भाई इकोलॉजी क्या होता है। अब बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द दिया किसने था, तो कह देना टॉन्सले। टॉन्सले नाम के साइंटिस्ट ने, ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी वर्ड दिया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके चलो अगला सवाल देखिए, जीवों तथा पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बताइए कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, कि आप जीवों और पर्यावरण के बीच जो अध्ययन होता है, मतलब संबंधों का अध्ययन होता है, सर उसी अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी और पर्यावरण के बीच बनाए गए संबंध का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया। बच्चा इन्होंने बोला है कि इकोसिस्टम में आप मुझे बताइए फंडाई को किस वर्ग में रखा है, फंडाई को, कवक को। तो आप बताइए कवक क्या है, क्या उत्पादक है। नहीं सर, कवक बिल्कुल उत्पादक नहीं है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता है, गलत सर, है ना। उपभोक्ता तो हम और आप लोग है ना। और इसी तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर है, गलत है सर। जो हमारा फंडाई होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं, वो सब हमारे अपघटन करता होते हैं, यानी डीकंपोजर होते हैं। ओके तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाना चाहिए, डी वाले उत्तर के साथ जाएगा, डीकंपोजर के साथ जाएगा। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना। चलो और आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो बच्चा अगला है आपका, वनों को नष्ट करने के लिए, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव बताइए क्या होता है ना। व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या है। बच्चा सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कभी वन नष्ट हो जाएंगे तो उसका पहला कुप्रभाव हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। सबसे पहला कुप्रभाव, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी अगर वन हमारे नष्ट हो जाए, ये पहला कुप्रभाव हो सकता है। वनों को नष्ट कर देने के बाद ना मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है, अर्थात मृदा अपरदन होने लगता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मृदा अपरदन होने लगेगा, यानी मिट्टी बहने लगेगी, है ना। तो मिट्टी का बहना जो है वो वनों को नष्ट कर देने के बाद ही होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ। खरपतवार में नियंत्रण, सूर्य के प्रकाश में, ये सब गलत है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बताइए छठवां नंबर, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुरुद्ध क्यों हो जाता है। मतलब यहाँ की जो भूमि है वो एकदम सूखी टाइप की क्यों हो जाती है ना। तो होता क्या है कि पहाड़ों पे जब भी कभी आप देखिए नमी वगैरह है, पानी वगैरह है, वो बरसात में बहुत आती है, लेकिन पहाड़ों में ढाल हो जाने की वजह से कभी भी वो नमी अंदर जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाती, और जब जमीन के अंदर ही नहीं पहुंच पाएगी तो मानी बात है जमीन एकदम सूखी हो जाएगी। आप कह सकते हो, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले उत्तर के साथ, कि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा पानी का उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7वां, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ
नेचुरल इकोसिस्टम। अब मुझे बताओ इनमें से कौन नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है ना। बच्चों इन्होंने नेचुरल इकोसिस्टम की बात की है, तो आप मुझे बताइए नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल इनमें से क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा। नेचुरल क्या पार्क है? नहीं भैया, पार्क तो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है ना। हमने पार्क जो है खुद बनाए, भगवान ने बनाते नहीं दिए, नेचर ने बनाते नहीं दिए। ठीक है बच्चा। इसी तरीके से बांध हमने खुद बनाए हैं, समझो। खेत हमने खुद बनाए हैं। अब बताओ, बांध हो गया, खेत हो गया। लेकिन झील, ये झील जो है कह सकते हो, ये झील एक तरह की नेचर इकोसिस्टम में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। मतलब नेचर इकोसिस्टम का मतलब है जो नेचर ने हमें दिया। अब देखो झील, नदी है ना, समुद्र, ये सब नेचर ने हमें दिए हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है नेचर इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक को कौन जोड़ता है ना। बताइए, हु कंबाइंस द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दीज इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के जो जैविक घटक है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जानवर वगैरह। अजैविक घटक सर, अजैविक घटक में आते हैं जैसे कि हमारे मिट्टी हो गई है ना। मिट्टी के साथ साथ हमारे कह सकते हो मिट्टी हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये सब हमारे कौन से घटक होते हैं सर? ये सब अजैविक घटक होते हैं। तो याद रखना, जैविक और अजैविक घटक को जोड़ने वाला जो सब्सटेंस होता है वो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे का पूर्ति करता होता है। इस बात को याद रखिएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाना चाहिए? सी वाले उत्तर के साथ जाएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी भी पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो कहना, इन्होंने बोला है सर मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। तो कहना, मृदा अपरदन का जो कारण होगा बस वो कारण ही खत्म कर दीजिए, मृदा अपरदन बन जाएगा। ठीक है, तो मृदा अपरदन का कारण क्या होता है सर? सर वनों का नष्ट करना। अगर वनों का नष्ट करना मृदा अपरदन का कारण है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए आप वन रोपण कर दीजिए, अर्थात आप कह सकते हो पेड़ पौधे लगा दीजिए। तो जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगा दोगे तो आप कह सकते हैं कि वहां पर हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 10वां नंबर। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला है कि प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। देखो, इन्होंने बोला है कि जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, आप बताइए उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? इन्होंने ये क्वेश्चन बोला। तो याद रखना, जब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की बात आती है तो कह सकते हैं कि वो प्रोसेस होता है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। तो जो भी हमारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं बच्चा, वो कहीं ना कहीं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण बताइए इनमें से कौन करता है? क्या बैक्टीरिया करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन सारे बैक्टीरिया नहीं, है ना। साइनो बैक्टीरिया जैसे करता है। अब घटक बिल्कुल भी नहीं, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं, है ना। हंसा जाएगा ग्रीन प्लांट, जो हमारे हरे पौधे हैं सर, यही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर। परिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन कौन से? इन्होंने बोला है परिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब समझिए सर, स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, है ना। तो जो भी हमारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हीं को बोला जाता है स्वपोषी घटक। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना। तो इनमें से कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है? क्या बैक्टीरिया बनाते हैं? नहीं सर। परभक्षी? नहीं सर। डेड एनिमल? बिल्कुल नहीं। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हीं को स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। सर ऑटोट्रॉप में ध्यान रखना, एक तो प्लांट्स आते हैं, प्लांट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हमारे एल्गी आते हैं, शैवाल आते हैं, है ना। इसके अलावा जो है हमारे कह सकते हो एल्गी के साथ साथ एक नाम और याद रखना कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। 12वां नंबर देखिए। व्हाट आर द ग्रीन प्लांट कॉल्ड इन इकोलॉजी? हरे पौधों को परिस्थिति में क्या कहा जाता है? अरे भाई, जो हरे पौधे हैं सर वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो बताइए किस में चले जाएंगे, उत्पादक में जाएंगे। याद है ना, जब मैंने आपको फूड चेन पढ़ाया था, फूड चेन के साथ पिरामिड बताया था, तो फूड पिरामिड, तो जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की वजह से, इसीलिए हम लोग उसको किसमें लाते हैं सर, हम लोग उनको बोलेंगे प्रोड्यूसर, उत्पादक, है ना। बाकी कंज्यूमर है वो सब नहीं आ रहा इसमें। विश्व का प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? बच्चा ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला कीटनाशक होता है, और उस कीटनाशक का मतलब होता है, वो कीटनाशक होता है डीडीटी, है ना। तो डीडीटी ध्यान रखना, ये सबसे प्रसिद्ध, यानी जितनी भी कंट्री है वो ज्यादातर इस कीटनाशक को ही यूज करती है, डीडीटी। तो विश्व का सबसे फेमस कीटनाशक डीडीटी होगा। बताइए, मरुस्थली भवन, है ना, बताया जा रहा है डिजर्टिफिकेशन, मतलब डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जमीन जो है मरुस्थल बन रही, है ना। तो बोला जा रहा है कि मरुस्थली भवन ये किसके कारण से होता है? पहला पॉइंट लिखा है वनों को उखाड़ देने के कारण, दूसरा है जल की वजह से कम हो जाने मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा कारण। ये सही है सर, जब बहुत ज्यादा उच्च तापमान होगा और उसके साथ साथ कम वर्षा होगी, तो जो भी आपकी भूमि है वो कहीं ना कहीं मरुस्थली भूमि बन जाएगी, ठीक है ना। मृदा अपरदन, सर मृदा अपरदन तो भारी वर्षा की वजह से होता है ना, या फिर भारी वर्षा की वजह से और कम पेड़ पौधे की वजह से। तो जब बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, भारी वर्षा होती है, तो मृदा अपरदन होता है, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। तो कोई भी भूमि मरुस्थली भूमि तब बनेगी जब उस वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो और वर्षा बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वेजिटेरियन एनिमल्स कॉल्ड? बताइए, शाकाहारी प्राणी इनमें से किसे बोलते हैं? बच्चों आपको मैं बता दूं, जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, याद करिए सर, ये हमारे क्या होते हैं, ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन केवल और केवल जो है प्रोड्यूसर पे आधारित होता है, इस बात को याद रखिएगा, केवल प्रोड्यूसर पे, है ना। जबकि द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, है ना। और ध्यान रखना, तृतीयक उपभोक्ता जो है वो पूर्ण रूप से हमारे मांसाहारी होते हैं, पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब मानव की बात आती है कि बताइए मानव किस तरह का है, तो मानव तो देखो भाई हमारे सर्वाहारी में आता है मेन, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। अब वो अलग बात है कि कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, तो आप उसे प्राथमिक उपभोक्ता मान सकते हैं, लेकिन मानव ध्यान रखना इस समय सर्वाहारी यानी सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा, है ना। चलो, तो इन्होंने क्या बोला था कि शाकाहारी कौन से, तो आप कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये शाकाहारी कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताइए, कुत्ता किस वर्ग में आता है? अब आप मुझे बताओ कुत्ता क्या क्या खाता है? तो बच्चा कुत्ता एक तो मांस भी खाता है, उसके अलावा कई बार देखिए रोटी वोटी भी खाता है, कई बार वो कुछ और चीजें भी खा सकता है, यानी जो प्राइमरी उपभोक्ता है उसे भी खाता है और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर है उसे भी। इसलिए ध्यान रखना, जो हमारा कुत्ता होगा वो किस में आएगा सर, ये सेकेंडरी उपभोक्ता में आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्ली भी हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर इन्होंने सर्वाहारी बोला है, तो आप मुझे बताओ, प्राइमरी में मैंने आपको कहा कि शाकाहारी आएंगे, सेकेंडरी में मैंने कहा सर्वाहारी आएंगे, और तृतीय में मैंने कहा सर मांसाहारी आएंगे। ओके, तो सर्वाहारी बताइए जंतु किस में आएंगे सर? सर्वाहारी जंतु हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर द टर्सरी कंज्यूमर? आप बताइए इनमें से कौन तुम्हारा टर्सरी है ना, प्राइमरी नहीं। अब जैसे कि हाथी, ये सब हमारे प्राइमरी में आ जाएंगे, लेकिन टर्सरी की बात करते हैं तो ये हमारा जाएगा बाज के साथ। बाज हमारा कह सकते हो पूर्ण रूप से मांसाहारी है, टर्सरी कंज्यूमर में आएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर किस वर्ग में आएगा? आप मुझे बताओ, तो शेर क्या प्राथमिक उपभोक्ता है? नहीं सर, ये सेकेंडरी है, नहीं सर। शेर जो है पूरी तरह से मांस पर आधारित होता है और इसीलिए ये हमारा किसमें जाएगा सर? टर्सरी कंज्यूमर में जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में जाएगा, पूर्ण रूप से मांसाहारी है ना यार। नेक्स्ट, गिद्ध किस वर्ग में आता है? सेम वही चीज है कि जैसे हमारा शेर वैसे ही हमारा गिद्ध, ये भी पूरी तरह से मांसाहारी है, तो गिद्ध भी ध्यान रखिएगा हमारे तृतीय उपभोक्ता में ही आना है और किसी में नहीं। बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है?
अब मुझे बताओ बैक्टीरिया का काम क्या है। सर बैक्टीरिया का काम है, चाहे वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट हो, है ना, ये बायोटिक कंपोनेंट में जैसे कि हमारा पेड़ पौधे हो, यानी प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, उन सबको तोड़ने का काम करता है बैक्टीरिया। इसलिए याद रखना बैक्टीरिया किसमें आता है, तो कहना बैक्टीरिया आता है तुम्हारे अपघटक में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। इन्होंने बोला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। बच्चा बड़ा अच्छी बात बोली, बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का लॉस किसकी वजह से होता है। बच्चा एनर्जी का जो लॉस होता है वो तब होता है जब हम लोग ऊर्जा रूपांतरण करते हैं। अगर आप लोग एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी का लॉस पॉसिबल है ना। जैसे कि मान लो हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं तो एनर्जी का रूपांतरण होगा, और जहां एनर्जी का रूपांतरण होगा वहां पर भाई साहब एनर्जी का लॉस भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलते हैं, है ना। तो बच्चे जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश दैट मीन्स हमारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है, बताइए उसे कन्वर्ट करके किसमें बनाते हैं, तो सर वो प्रकाश ऊर्जा को बनाते हैं केमिकल एनर्जी में, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए प्रॉपर वो हमारी रिएक्शंस भी करते हैं, और वो रिएक्शन भी आप लोगों को पता है कि जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा 12 H2 है, ये जब हम लोग क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, मतलब इनकी रिएक्शन होती है, तो वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा पानी यानी 6 H2O बनाते हैं। समझे ना बात को। ओके, तो हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। पादपों से देखो, आपको पता है तरीका एकदम क्लियर है। सबसे पहले होता है प्लांट, यानी क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर। तो जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, स्पेलिंग गलत हो रही है, प्रोड्यूसर। ओके, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को अपनी एनर्जी देते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है फिर सेकेंडरी देता है, फिर टर्सरी को। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये केवल 10% होता है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी 800 कैलोरी है, तो यहाँ पर जो एनर्जी पहुंचेगी इसका 10% बस पहुंचेगी, 80 कैलोरी पहुंचेगी। ओके, तो याद रखना प्लांट से शाकाहारी जीव में, इन्होंने शाकाहारी बोला है ना, तो 10% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं। इन्होंने बोला है खाद्य श्रृंखला के बताइए अंतिम सिरे पे कौन होंगे। तो बच्चा अंतिम सिरे पे कौन होगा, प्रोड्यूसर तो पहले पर होता है, प्राथमिक सेकेंडरी, अरे सर अपघटक सबसे लास्ट में बताइए कौन आता है। सबसे लास्ट में अपघटक आता है जो तोड़ने का काम करता है, यानी जो हमारा टर्सरी कंज्यूमर होगा उसको भी पूरी तरह से तोड़ने का काम करेगा आफ्टर डेथ। ध्यान रखना वो हमारे क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि हमारा फंडाई, है ना। चलो आगे बढ़िए। आहार श्रृंखला में मनुष्य है, बताइए आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है। देयर आर ह्यूमन इन द फूड चेन। बच्चा जब फूड चेन की बात करते हैं तो मनुष्य उत्पादक बिल्कुल भी नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, अपघटक भी नहीं है ना। तो ये क्या है सर, मनुष्य जो है वो एक तरह का कंज्यूमर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। और वो भी कैसा कंज्यूमर है, तो कह देना ये सर सेकेंडरी कंज्यूमर है। चलो अगला सवाल बताइए। पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। आपको बोला जा रहा है कि पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला है एनर्जी का कंजर्वेशन, नहीं सर ये प्रदूषण बिल्कुल नहीं है ना। फिर बोला जा रहा है प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सही हो सकता है सर। हमें वो सारे के सारे पदार्थ जो हमें जरूरत नहीं है, अगर उनकी प्रेजेंस है और वो भी जहरीले पदार्थ की प्रेजेंस है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो प्रदूषण है। जैसे कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये तो चाहिए भी नहीं, और दूसरा है टॉक्सिक भी होता है, जहरीला भी होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, ये सब हमारे पोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इसी तरीके से मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया, ये सब पोल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन डे। आप मुझे बताओ ओजोन डे कब मनाया जाता है ना। बच्चा जो हमारे ये चैप्टर है इन्वायरमेंट, उसमें कुछ कई बार डे भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 16 सितंबर याद कर लो ओजोन डे, उसके बाद आप 5 जून याद कर लो पर्यावरण दिवस,
31 मई याद कर लीजिए, है 31 मई होता है, नहीं 5 जून होता है, 22 मार्च याद करो, 22 मार्च को बोला जाता है जल संरक्षण दिवस, है। उसके अलावा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, शायद देख लेना। फिलहाल इन्होंने आंसर दिया था ओजोन डे कब होता है, सर ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। तो 16 सितंबर, 5 जून, ये सब बातें आप याद कर लो, 22 मार्च जल संरक्षण दिवस, ये सब बातें याद होनी चाहिए। ओजोन डे, और ओजोन डे कब से मनाया जाता है, तो कह देना 16 सितंबर 1987 से, जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया तब से जो हम लोग ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। अगला, भोपाल गैस त्रासदी बताइए किस वर्ष हुई। अगर मैं बात करता हूं कि बताइए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो याद रखना भोपाल गैस त्रासदी ये 2 दिसंबर की रात में 1984 में हुई थी, है ना। और इसका जो कारण था बच्चा वो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये एक जहरीली गैस है जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई थी, है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ये भोपाल गैस त्रासदी का मेन रीजन था। अगर मैं मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला पूछूं तो आपको बताना है C2H3NO। 2 दिसंबर 1984 का नाम जरूर याद रखिए। किस पदार्थ से जल प्रदूषण में मिनी माता रोग होता है, हरा बच्चा। मिनी माता ये एक कह सकते हो वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसके लिए मर्क्यूरिक सल्फाइड ध्यान रखना, Hg2S मर्क्यूरिक सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड नहीं बोलिए, क्लोराइड, सॉरी HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है बच्चा, यही कह सकते हो जल में फैल जाने की वजह से मिनी माता जैसी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी, वायरस से होने वाली बीमारी है ना। ओके, बाकी मिथाइल आइसोसाइनाइड मैंने अभी बता ही दिया कहां पर इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बीओडी का बताइए मतलब क्या होता है ना बच्चा। ये जो बीओडी है ना, ये हमारा कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में है, कि इन्वायरमेंट में बीओडी का मतलब क्या है। ओके, तो इन्वायरमेंट में ध्यान रखना बीओडी और सीओडी ऐसे 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात बीओडी की करता हूं, बीओडी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये तुम्हारा बीओडी होता है ना। और सीओडी की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हमारा सीओडी का पूरा नाम है, और बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, विच पॉपुलेशन कॉजेस एसिड रेन। मतलब बोला जा रहा है कि इनमें से बताइए क्या एसिड रेन के लिए, एसिड रेन होना चाहिए, यहां पर ईयर लिख दिया, सॉरी एसिड रेन। तो तेजाब वर्षा के लिए बताइए इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों आपको बात बताई रही है कि एसिड रेन में मेनली हमारे पास SO2 हो गया, हरा NO2 हो गया। ये जब पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, तो अपने अपने एसिड बना लेती है, जैसे कि H2SO4 का निर्माण होगा और HNO3 का निर्माण होगा। तो बच्चों ये जो निर्माण हो रहा है ना, इसी निर्माण की वजह से हमारी एसिड रेन होती है। तो कह सकते हैं आंसर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इनमें से और कोई भी उत्तर नहीं होगा। 33 नंबर देखिए, किस स्तर पे ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाता है। अच्छा, ध्वनि का जो प्रदूषण है वो बताइए किस स्तर तक खतरनाक कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, जब भी कभी ध्वनि की तीव्रता की इकाई बोली जाए, कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई बोली जाए, देखो बोला जाए कि ध्वनि प्रदूषण का मापन, ध्वनि प्रदूषण का मापन ये बताइए किससे होता है, तो कह देना ये डेसीबल से होता है। किससे होता है सर, ये डेसीबल से होता है। नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा, आपको 60-70 डेसीबल तो सुन सकते हैं, 80 डेसीबल पे आपका 80 से ऊपर जाने पर प्रदूषण आ जाता है। लेकिन जब खतरनाक की बात आती है तो इतना खतरनाक हो जाए कि आपके कान भी खराब हो सकते हैं, तब आपको आंसर लाना है 100 डेसीबल से ऊपर या 120 डेसीबल से ऊपर। ओके, तो 120 डेसीबल से अधिक होने पर कह सकते हो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कई बार आपको ये हो सकता है 100 डेसीबल से ज्यादा मिले, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, लगभग में आंसर हमारा सही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए 34, सबसे अधिक स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है। इन्होंने बोला है कि बताइए सबसे अधिक स्वच्छ जल का इनमें से सोर्स क्या है, सबसे अधिक स्वच्छ जल का सोर्स क्या है।
तो कहना बच्चा इनमें से सबसे बढ़िया जो स्वच्छ जल होता है वो तुम्हारा ग्लेशियर, अब पोलर हिम का मतलब होता है जो हमारे कह सकते हो बर्फ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, इन्हीं का पानी सबसे ज्यादा स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ध्यान रखिए ना, पोलर हिम हो गया, ग्लेशियर हो गया सर, इनके पानी में जो मात्रा होती है वो कह सकते हो सबसे कम अशुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो बच्चों जब कोयला उत्पादन की बात आती है तो चीन सबसे आगे है। अब देखो इनमें से अगर कंट्री के नाम देखा जाए तो पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है, नेपाल बिल्कुल नहीं है, तो आंसर जो जाना चाहिए वो जाएगा चीन, अमेरिका और रूस के साथ। सर यही कंट्री जो है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करते हैं। वैसे सबसे ज्यादा मामले में तो चीन है ना। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत बताइए कौन सा? एनर्जी का सबसे सस्ता स्रोत देखो, थर्मल एनर्जी के लिए कोयला चाहिए तो सस्ता नहीं हो सकता। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें यूरेनियम चाहिए, सस्ता नहीं हो सकता। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी हमें पानी चाहिए, ये भी सस्ता नहीं है। लेकिन देखो इनमें से सबसे सस्ता सोर्स हम लोग बताएंगे सोलर एनर्जी को। आप बताइए प्रकाश ऊर्जा के लिए क्या कोई पैसा खर्च करना पड़ता है आपको? है आप बताइए, आप अपने घरों में ऊपर सोलर सेल इस्तेमाल कर लेते हो और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी आपको सूर्य देवता को पैसा ही नहीं देना, है ना। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल है, सब्जी फल और ऑर्नामेंटल पौधों को लगाना बताइए क्या कहलाता है ना। बच्चा जब भी कभी हम लोग सब्जी फल वगैरह की क्लास वो लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो याद रखना उसको बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर, है ना। क्या बोला जाएगा सर? हॉर्टिकल्चर बोला जाएगा। हॉर्टिकल्चर एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बागवानी करते हैं, बागवानी जिसको बोलते हैं। सेम तरीके से सिल्वीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन कहां पर? वन के। तो वनों और जंगलों का जो अध्ययन होता है, बड़े बड़े पेड़ों का जो अध्ययन होता है वो सिल्वीकल्चर में आता है, ठीक है। एपीकल्चर, पीसीकल्चर, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर होता है और मछली पालन पीसीकल्चर होता है। फिलहाल ये आ जाएगा हॉर्टिकल्चर के साथ, यानी जिसको आप बागवानी भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए 38, विच क्रॉप इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया? आप बताओ इनमें से किस फसल को आप गिफ्ट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं? तो बच्चा गिफ्ट ऑफ एशिया जो बोलते हैं वो चावल को बोलते हैं, धान को बोलते हैं। आप देखिए, आप एशिया में सबसे ज्यादा जो फसल खाई जाती है वो राइस की ही खाई जाती है ना। इसीलिए ध्यान रखता है, इसे गिफ्ट ऑफ एशिया कहते हैं। एक्चुअली में ये एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा पाया भी जाता है, समझे ना बात को। तो गिफ्ट ऑफ एशिया हम लोग किसको बोलेंगे सर? राइस को बोलेंगे, चावल को बोलेंगे। और देखिए इन्होंने बोला है कौन सा खनिज भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। इन्होंने ये सवाल बोला है, अगला सवाल, कि कौन सा ऐसा खनिज है जो भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो कोयला हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, सोने के साथ साथ अभ्रक हो गया। सर देखो अभ्रक तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, नो डाउट। अब लोहा और कोयला, लोहे के भी बहुत सारे भंडार है हमारे पास। आप देखिए हेमेटाइट, सिडेराइट, ऐसे सेल फैक्ट्री है जो लोहा का निर्माण करती है। लेकिन सोना के उतने ज्यादा भंडार नहीं है ना, हमारे पास सोना के खान उतनी ज्यादा नहीं। सोना जो मिलता है वो ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज गोल्ड है। 40 नंबर इंपॉर्टेंट कीजिए, कई बार रिपीट हुआ सवाल। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम बताइए, है ना। तो पेड़ों से चिपट जाने से पेड़ का कटना बंद हो गया था इस आंदोलन में। 1973 में हुआ था, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और ध्यान रखना नाम जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ध्यान रखना चिपको आंदोलन के नायक थे। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1973 उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है चमोली जिला। उत्तराखंड के ध्यान रखना चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड लिस्ट में निम्न में से किसके संबंध में सूचना है ना। लाल पुस्तक या लाल बुक भी बोल सकते हो बच्चों। रेड बुक में या रेड लिस्ट में हम लोग वो सारे के सारे जीव जंतु रखते हैं जो विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्त होने की कगार पे है। तो ध्यान रखिएगा, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतु के संबंध में हम लोग रेड लिस्ट या फिर लाल बुक इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बोलो भाई, बात सब तो क्लियर है ना। एक और बात याद कर लो, इसको जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था, यानी ये जो सुविधा लेके आए थे वो लेके आए थे IUCN।
IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सर ये 1968 में, ध्यान रखना, लाल बुक को इस्तेमाल किया था, रेड बुक। ऑप्शन नंबर सी। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं, है ना, शेर या एशियाई शेर बोल देता, तो ध्यान रखना गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, तो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। कान्हा, बच्चा कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये बाढ़ के लिए फेमस है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सर ये कहां पड़ता है, ये ध्यान रखना झारखंड में पड़ता है, बेतला। ओके, तो कई बार ना एनवायरमेंट से संबंधित ये भी क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है कई बार। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताइए किस लिए फेमस है, तो मैंने अभी बताया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और बताइए जरा ये किस लिए फेमस है, सर ये बाढ़ों के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा बाढ़ यहीं पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में अपने भारत के सबसे ज्यादा बाढ़ पाए जाते हैं। सिलिकोसिस का बताइए कारण क्या है, बच्चा सिलिकोसिस एक बीमारी है जो कह सकते हो फेफड़ों में सिलिका जमा हो जाने की वजह से होती है। अगर आपके फेफड़ों में सिलिका का जमा हो गया है, किसका जमा हो गया, सिलिका का जमा हो गया, तो याद रखना उस समय आपको सिलिकोसिस बीमारी होगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो आपके फेफड़ों में सिलिका की जमा हो जाने की वजह से याद रखिएगा सिलिकोसिस बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर देखिए, ओजोन परत के क्षरण और ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होगी। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ओजोन परत में छिद्र है और ओजोन परत पाई कहां जाती है, तो कह देना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल में छिद्र हो जाने की वजह से आप मुझे बताइए कि वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगा। जब भी रवि समताप मंडल में यदि ओजोन छिद्र हो जाएगा तो हमारे पास जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगा। और अगर आपके शरीर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है बच्चा, तो आपके शरीर में ध्यान रखना स्किन कैंसर होगा। क्या होगा सर, स्किन कैंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ स्किन कैंसर। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है, आप बताओ हमारे इनमें से वो कौन सा प्रदूषण है जो वाहन में उत्सर्जित नहीं होता। तो बच्चों वाहनों में हाइड्रोकार्बन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब उत्सर्जित होते हैं, लेकिन ये जो फ्लाई ऐश है सर ये ज्यादातर वहां उत्सर्जित होता है जहां कोयला का दहन करना है ना। तो बच्चों ध्यान रखना सर ये कहां उत्सर्जित होता है, जहां हम लोग कोयला का दहन कर रहे हैं और वाहन में कोयले का दहन नहीं किया जाता, इसलिए फ्लाई ऐश का निर्माण हमारा वाहन में नहीं होगा, है ना। तो जितने भी वाहन होते हैं उसके उत्सर्जन में CO2 मिल सकता है, SO2 मिल सकता है, हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल सकता है, लेकिन फ्लाई ऐश नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। बताओ पीने के जल में निम्नलिखित में से अधिकतम फ्लोरोसिस बीमारी होती है, अरे वो किसके कारण होती है बताइए। देखो जो भी आप लोग पानी पीते हो ना, अगर उस पानी में, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, तो वो एक एसिड बना लेता है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। और बच्चों HF हो जाने की वजह से आपके जो दांत हैं ना उनका क्षरण स्टार्ट हो जाता है। अरे तो जब दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, उसी बीमारी को बोलते हैं फ्लोरेसिस। और ये तब होती है जब आपके पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है। होता क्या है कि फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से अम्ल बनता है, और अम्ल बनता है तो आपका अंदर का pH वैल्यू सर 5.6 से कम हो जाता है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्लोरेसिस बीमारी में दांत गिरने की शुरुआत होती है। आंसर दीजिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर सवाल, पढ़िए जल्दी से बच्चों। 48 नंबर ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सीवेज प्रदूषित जल पीने का कारण बताइए इनमें से कौन सी बीमारी होती है। मतलब यह है कि अगर आप दूषित जल पी रहे हो तो बताइए इनमें से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। अरे तो बच्चों आपको मैं बता दूं, पेचिस, टाइफाइड और डायरिया, ये जितनी भी बीमारी आपके सामने लिखी हुई है ये सारी की सारी बीमारी दूषित जल से होती है। पेचिस इसमें पेट खराब होता है, डायरिया, टाइफाइड ये सारी की सारी बीमारी हमारी दूषित जल से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय गेंडा कहां सुरक्षित है, या फिर ऐसा बोलिए कि गेंडा इनमें से सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। हरा देखो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा मध्य प्रदेश, बेतला झारखंड
और काजीरंगा जो है सर वो असम में है, और आपको पता है कि असम का काजीरंगा ही गेंडा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो भारतीय गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर डी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ना? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? बच्चे यहां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 23 मई नहीं होना चाहिए था, आप इसको सही कर लेना 22 मई। 22 मई, तो 22 मई का जो डेट है वो ध्यान रखना, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को, है ना। 5 जून तो भाई सबको पता है सर, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, है ना। विश्व महिला दिवस सर ये 8 मार्च को, लेकिन मेन यहां पर बस याद रखना बायोडाइवर्सिटी डे सर वो 22 मई को मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एडवर्ड ओ विल्सन का नाम भी आप याद कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताइए किसको बोलते हैं, तो कह देना एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन का नाम याद रखिएगा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलो अगला सवाल, इनका 1 नंबर, जनसंख्या विस्फोट संबंध है, जनसंख्या विस्फोट बताइए किससे संबंधित है ना। सर जनसंख्या विस्फोट का पहले मतलब समझो क्या। सर जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है कि एक तो जन्म में वृद्धि हो रही हो, यानी जो हमारा जन्म रेट है वो बढ़ जाए, और मृत्यु रेट घट जाए, तो आप बताइए किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना हाई बर्थ रेट होना चाहिए और लो डेथ रेट होना चाहिए। अगर बर्थ रेट हाई हो गया और डेथ रेट लो हो गया तो ऑटोमेटिक उस देश की जनसंख्या, उस एरिया की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिसे हम बोल सकते हैं सर, जिसे हम बोल सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? बच्चों अनिम्नीकरण पहले समझो, पहले देखो, एक होते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, एक होते हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। बच्चों जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जिनको बैक्टीरिया या फंगाई गला सकते हैं, निम्नीकरण, निम्नीकरण। ओके, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ में बताइए कौन आता है, तो कह देना जैव निम्नीकरण पदार्थ में वो पदार्थ आते हैं जिसे बैक्टीरिया या फंगाई गला सकते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ हो गए, कागज हो गया, जानवर हो गया, इन सभी को कभी ना कभी बैक्टीरिया फंगाई गला के मिट्टी में मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला था अनिम्नीकरण पदार्थ। बच्चों अनिम्नीकरण पदार्थ में आता है डीडीटी, याद रखना बैक्टीरिया और फंगाई इनको नहीं गला पाएंगे, तो डीडीटी एक तरह का और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। और भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आप बताओ प्लास्टिक को क्या बैक्टीरिया वगैरह गला सकते हैं? नहीं सर, है ना। तो जैव अनिम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जिन्हें गलाया नहीं जा सकता, और जिसे गलाया जा सकता है वो हमारे निम्नीकरण पदार्थ। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है? डीडीटी का पूरा नाम जरूर याद रखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल फिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन ध्यान रखना, ये डीडीटी का पूरा नाम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। चलो अगला देखिए, ओजोन परत बताइए कहां पर पाई जाती है ना। तो बच्चों ओजोन लेयर मैंने पूरा थ्योरी में आपको डिस्कस किया ही है। तो जो हमारी लेयर होती है उसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, समताप मंडल होता है सर, उसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, बाकी इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। 54 नंबर देखिए, कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला बनाता है? बताओ जल्दी से उत्तर। इनमें से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला बनाता है? जलीय आहार श्रृंखला, तो बच्चों जलीय आहार श्रृंखला का मतलब हो गया कि जो जल में है, अब जल में घास, शैवाल, जलीय कीट, मछली ये बन सकता है। देखो जलीय आहार श्रृंखला में जो शैवाल होते हैं एल्गी, उसे जलीय कीट खाएंगे, कीट को मछली खाएगा। ये सही आंसर है सर, यही है जो है जो फूड चेन बना रहा है, एक्वेटिक फूड चेन, है ना। तो जलीय आहार श्रृंखला बनाएंगे, शैवाल को, घास को देखो जलीय कीट नहीं सब खा सकते, पहले बात समझो, और घास को मछली भी नहीं, है ना। तो जो एल्गी होते हैं ना, बस उन्हीं एल्गी को जलीय कीट खाएंगे, कीट को मछली, तो यही उत्तर हमारा सही होगा।
55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे, है ना, आप इनमें से किसे उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि ग्रीन प्लांट, बच्चा ग्रीन प्लांट तो प्रोड्यूसर है, ये तो उपभोक्ता बिल्कुल भी नहीं है ना, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है सर, उपभोक्ता बिल्कुल भी नहीं है। नीले हले शैवाल, ये भी उपभोक्ता नहीं है। फूल पत्ते, ये भी नहीं है सर, उपभोक्ता में तो जंगली जानवर आ जाएंगे सर, ये प्रोड्यूसर है ना, तो प्रोड्यूसर जंगली जानवर हो रहे। अब वो डिपेंड करता है कैसा जानवर है, उसी अनुसार जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कह सकते हो, प्रोड्यूसर में जाए, कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर में, है ना, कंज्यूमर लिखा है ना, ठीक है। 56 नंबर देखिए, जैव वातावरण में बताइए शामिल क्या है ना बच्चों। जैव वातावरण का मतलब होता है बायोटिक इन्वायरमेंट, और बायोटिक इन्वायरमेंट का मतलब हो गया ऐसा इन्वायरमेंट जो जीवित लोडों से बना है। अब बताइए इनमें से कौन सा जीवित लोडों से बना है, तो जंतु हो गया, पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, यही तो है, जंतु पौधे मनुष्य सर, यही हमारा कह सकते हो बायोटिक इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये सब सजीव हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, सीएफसी, इन्होंने बोला है सर सीएफसी का पूरा नाम बताओ तो सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर ये एक तरह का रेफ्रिजरेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर देखिए क्या बच्चों, 58 नंबर बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ बताओ, यानी जिसको तोड़ा जा सके, जिसे तोड़ा जा सके वो पदार्थ बताओ, जैव निम्नीकरण पदार्थ बताइए। ओके, चमड़ा को तो पहले तोड़ा नहीं जा सकता, गलत हो गया, प्लास्टिक तोड़ी नहीं जा सकती, गलत हो गया। बच्चा नींबू का रस, इसका भी निम्नीकरण नहीं होता, इससे कीट, फंगाई और बैक्टीरिया भाग जाते हैं। टेट, लकड़ी और घास, सर ये हमारे कह सकते हो जैव निम्नीकरण पदार्थ है जिनको तोड़ा जा सकता है। ओके, ये आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, आप बताओ इनमें से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं। घास को गेहूं खाए रह क्या, गलत। घास को बकरी, बकरी को मानो ये सही है, बकरी को गाय, गलत। घास को मछली, गलत, है ना। तो इनमें से बताइए कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, फूड चेन का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं बच्चों। वन आहार श्रृंखला बोल रहा है, वन वन वन, है ना। तो वन आहार श्रृंखला में सबसे पहले देखो घास आएगा, घास को बाढ़ नहीं खाता, हिरन को बाढ़, बाढ़ को घास, गलत है सर, बाढ़ को घास, गलत है सर, घास को हिरन, हिरन को बाढ़, ये सही है सर, ऑप्शन नंबर सी, बी बी बी, है ना। तो हमारे कह सकते हो कि जो भी हमारे फॉरेस्ट फूड चेन है, तो फॉरेस्ट फूड चेन में हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहां पर अवशोषित होता है। तो आसान सवाल है, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है वो ओजोन लेयर में अवशोषित होती है, कहां पर पाई जाती है सर, समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, सही आहार श्रृंखला बताइए। तो चूहे को घास, गलत हो गया, घास को चूहा, चूहे को सर्फ, हाँ ये सही है, सर्फ को घास, गलत है, मोर को सर्फ, गलत है, सब गलत है, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, बी वाले उत्तर के साथ जाएगा, यही हमारी फूड चेन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अरे सर 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, है ना। तो आंसर बताइए किसके साथ जाना चाहिए सर, 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ईको मार्क, इन्होंने बोला है कि ईको मार्क बताइए किसे दिया जाता है, लगाइए जरा, मैं इसी बंद कर दूं। ओके बताओ ईको मार्क किसे दिया जाता है। तो ईको मार्क बच्चा उन उत्पादों को दिया जाता है जो वायुमंडल के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति टीयरलेस, बी टीयर फुल होना चाहिए था, यहां पर देखो इंग्लिश इन्होंने गलत लिखी है, टीयरलेस नहीं होना चाहिए था, बी टीयर फुल होना चाहिए था, अबाउट द एनवायरमेंट, है ना। यानी जो एनवायरमेंट के प्रति मैत्रीपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप लोग प्लास्टिक के गिलास में चाय पीते हैं,
अगर प्लास्टिक के गिलास में चाय पी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अगर वही कुल्हड़ में पी रहे हैं तो कुल्हड़ कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली है। तो इको फ्रेंडली का वर्ड का यूज वहां करते हैं जहां पर आप ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाता है सर, उसी को बोला जाता है इको फ्रेंडली। क्या बोला जाएगा? इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली का जो सिंबल होता है बच्चा, वो भी सुनिए सर। इको फ्रेंडली का सिंबल ऐसे मटका होता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो इको फ्रेंडली हम उनको देते हैं जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। ओके, याद रखिएगा। प्रति सत्ता के आधार पे वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली कौन सी गैस है? आसान सवाल है। तो प्रति सत्ता के आधार पे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और बच्चा कितने % होती है? 78% होती है। बाकी परसेंटेज मैंने आपको क्लियर कर रखे। देखो ये सब चीजें ना मैंने आपको थ्योरी में पहले बता रखी, और दोबारा से फिर वही चीज बताना वो भी सही नहीं है ना। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर किसका आता है? सबसे पहला नंबर आता है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ऐसे हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। ये सवाल का सही आंसर होगा, है ना। चलो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने बोला कौन सा कथन असत्य है, और सारे के सारे कथन हमारे प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखे। बताइए प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बहुत बढ़िया सवाल ये भी। अब आप इसको ऐसे समझो, सवाल लिखा हुआ है कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सर ये तो सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपयोग होता है, गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सर ये सत्य हो गया। इन्होंने बोला था कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपयोग नहीं होती है, ऑक्सीजन तो उत्पन्न होती है ना। चलो अगला सवाल, उपयोग होती है CO2। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें है? तो याद करो मैंने आपको कहा था प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल में, उससे कम नीले में, फिर बैगनी वगैरह आते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बच्चा अंतिम उत्पाद जो है, इनमें से कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 ऑक्सीजन बनता है, पानी बनता है, कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, सब बनते हैं ना। लेकिन इन्होंने कहा है अंतिम उत्पाद कौन है? इन तीनों में से मुझे एक ऑप्शन चुनना है। तो मैं आंसर चुनूंगा यहाँ पर क्या सर? मैं आंसर चुनूंगा कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मेन तो वही है ना, कार्बोहाइड्रेट ही है मेन, है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही तो इस्तेमाल पूरे प्लांट में होता है। ओके, तो अगर इनमें से एक ऑप्शन चुनना हो अंतिम उत्पाद में से, तो आप ए आंसर चुनेंगे कार्बोहाइड्रेट। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए इनमें से कहाँ उत्सर्जित होती है? बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो ज्यादातर हमारा कह सकते हो कि जो वो होते हैं ना, जहां से वोल्केनो, है ना, ज्वालामुखी, वहां से होता है। और वोल्केनो ना दिया जाए तो आप कोल प्लांट जरूर बताइए। जो हमारे कोयले प्लांट्स होते हैं वहां पर कह सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, और ये बड़ी जहरीली गैस है, बहुत नुकसान पहुंचाती है ना। चलो अगला सवाल देखिए। जिस pH में कम वर्षा को अम्लीय कहा जाएगा, बताओ इनमें से कौन सी pH वैल्यू है जिससे कम होने पर अम्लीय वर्षा है? यदि वर्षा के जल का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो हम कहेंगे वो हमारी एसिड रेन है ना। ये क्राइटेरिया है एसिड रेन होने का, H2SO4 और HNO3 के साथ। ताजमहल को नुकसान का प्रमुख कारण बताइए। तो बच्चों ताजमहल को जो नुकसान पहुंचाता है वो एसिड रेन पहुंचाता है, और एसिड रेन पहुंचाता है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, है ना, लैंड पोल्यूशन, ये सब ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक्चुअली में ये संगमरमर के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन उसके कलर को काला कर देता है ना। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में और CO2 की प्रतिक्रिया से कार्बोनिक एसिड बनता है। ओके बच्चा, मैं आपको बता दूं वायुमंडल में जो पानी है और CO2 है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, है ना। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो CO2 और पानी की रिएक्शन से बनता है। पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड सब गलत है। कौन सा प्रदूषक पौधे की पत्तियों को क्लोरोफिल को नष्ट करता है? बहुत बढ़िया सवाल। इनमें से वो कौन सा पोल्यूशन है जो पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट करता है? तो आंसर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ।
बच्चा सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधे के क्लोरोफिल को पूरी तरह से नष्ट करता है और नष्ट करने के बाद जो है उसकी पत्तियां काली कर देता है। अगला सवाल बच्चा, अगला सवाल है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी हवा में आपका सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो लाइकेन का जो पौधा होता है वो नष्ट होना शुरू कर देता है। तो जब लाइकेन का पौधा नष्ट होना शुरू कर दे तो ध्यान रखना आपके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूचक होता है वो लाइकेन का प्लांट होता है, लाइकेन का पौधा होता है। ठीक है बच्चों, तो पोल्यूशन में मैंने ज्यादातर थ्योरी आपको क्लियर कर दी। तो लगभग 70-80 सवाल है जो बनते हैं पोल्यूशन से, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन में अगर हम अंदर जाएंगे ना तो हमें बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, जबकि बायोलॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बायोलॉजी में 1-2 टॉपिक आता है, विटामिन वगैरह आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके में। अगर हम यूपीएससी लेवल का एनवायरमेंट पढ़ रहे होते तो फिर ये कम से कम 10-20 घंटे का जाता पोल्यूशन, है ना। तो यहाँ से मैंने पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट वाला चैप्टर फिनिश कर दिया है और इसी तरीके से अब मुझे ज़्यादातर चैप्टर तो खत्म हो चुके हैं। अब मुझे जो इसमें मेन स्टार्ट करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने, बहुत जल्दी हम लोग उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।